तो रुक मत, यूं ही आगे बढ़ता जा, जीवन के संघर्षों से हिम्मत के साथ लड़ता जा। राह में परेशानियां चाहे कितनी भी आएं, चुनौतियों को देख जब तेरा मन घबराए, तू हौसला कर, यूं ही आगे बढ़ता चल, कामयाबी तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। नमस्कार, आदाब, अ वेरी वार्म मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान में मैं हूं आपके साथ, आपकी होस्ट अनामिका। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। सच ही कहते हैं, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें चुनौतियों से लड़ना सिखाता है, ठोकर लगकर गिरने पर हमें संभलना सिखाता है। ये हमें सिखाता है परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, तभी हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। इन पॉजिटिव थॉट्स के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के पहले सेगमेंट अनमोल वचन की ओर। दर्शकों, महात्माओं द्वारा कहे गए अनमोल वचन सिर्फ शब्द मात्र नहीं हैं, ये जीवन के लिए सीख हैं। ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें आगे बढ़ने का राह दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। आज हमारा चर्चा बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक जानी मानी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, जिन्होंने न जाने कितने चित्रों में रंग भरा है और उन्हें जीवंत किया है। तो आइए स्वागत करते हैं सोमा आनंद जी का। मैम, कार्यक्रम बिहार बिहान में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अनामिका जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप सबों का दिल से धन्यवाद मेरा। मैम, आप एक बेहतरीन पेंटर हैं। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी शुरुआती पढ़ाई शिक्षा कहाँ से हुई, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और कला के क्षेत्र में आना आपका किस तरह से हुआ? जी बिल्कुल अनामिका जी, मैं एक चित्रकार हूँ। जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, मैं कंटेम्प्रेरी मीडियम में काम करती हूँ और लेकिन मेरी जो पढ़ाई है, मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, वो आर्ट से रिलेटेड नहीं है। मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। तो मैंने पढ़ाई की है यहाँ, मैं पटना की ही रहने वाली हूँ और मेरा जन्म यहीं हुआ है, शिक्षा यहीं पे हुई है। तो पटना विमेंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था और इसी की पढ़ाई मैंने की है। फिर मैंने मास कॉम भी किया था इग्नू से और उसके बाद आफ्टर मैरिज फिर मेरी पढ़ाई मतलब मैं उस फील्ड में कंटिन्यू नहीं कर पाई। हालांकि मुझे उसका बिल्कुल मलाल नहीं है, क्योंकि ये जो पेंटिंग मेरे साथ चली आ रही थी बचपन से, जो मैं करती आ रही थी, जिसको मैंने एक पल को भी नहीं छोड़ा, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी मुझे उसके तरफ ले जा रही थी और सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते गए, सब कुछ ऐसा टर्न आउट होता गया कि फिर मैं आर्ट के वर्ल्ड में आ गई और प्रोफेशनली बहुत सारा काम करने लग गई हूँ। मैम, आपने बताया आपने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया, फिर कला के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में आपका आना किस तरह से हुआ? आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर हम कोई आर्ट फॉर्म चूज़ करते हैं एज अ करियर ऑप्शन, तो हमें बहुत तरह से विरोध का सामना करना पड़ता है, खास करके अपने परिवार वालों से ही और आसपास के लोगों से ही। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, या फिर आपके घर से भी लोग इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उन्होंने आपको सपोर्ट किया? देखा जाए तो सच मेरे घर से कोई आर्टिस्ट या आर्ट क्षेत्र से कोई बिलोंग तो नहीं करते हैं, पर क्रिएटिव सारे लोग हैं। मेरी जो मदर हैं वो भी बहुत क्रिएटिव हैं, मेरे जो भाई बहन हैं, सब लोग मतलब जिस भी फील्ड में हैं वो सब अपना काम बहुत क्रिएटिवली कर रहे हैं। तो हमारा घर जो है एक थोड़ा सा क्रिएटिव माहौल था, लिखने पढ़ने का माहौल था, म्यूज़िक का, मेरे फादर को पुराने गानों सुनने का बहुत शौक़ था। तो हमारे घर में एक संगीत, कला, इन सब का एक वातावरण बचपन से ही था। तो हम लोग जो भी काम करते थे, जो मैं पेंटिंग्स करती थी, तो पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था, मतलब वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे, उन्हें पसंद आता था और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी बहुत अप्रिशिएशन था। पर हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि जब इंटरमीडिएट के बाद आर्ट में डिग्री की बात आई, तो चूँकि मैं पढ़ने में भी अच्छी थी,
तो मेरे पेरेंट्स का, मेरे मम्मी पापा का यही था कि आप मतलब फॉर्मल एजुकेशन आप पढ़ो, आर्ट में बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आप की पढ़ाई होनी चाहिए प्रॉपर, ये आप साथ साथ भी कर सकते हो, तो आप जो है प्रॉपर एजुकेशन लो और आपका विमेंस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो आप वहाँ पे पढ़ो, तो वो ये चाहते थे। जी जी। जनरली लोगों का माइंडसेट होता है हाँ। कि अगर हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो हम उसमें अच्छा करेंगे, तो वो एक अच्छा करियर ऑप्शन होता है, लेकिन हम किसी और फील्ड में जाते हैं तो हमें उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। बट हाँ। आपने बोला कि आपके परिवार वालों ने आपको हाँ, बहुत सपोर्ट हाँ, किया, बहुत, और जब वो खुद देखते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं आप, अच्छा कर रही हैं उस फील्ड में, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट मिलता है, पूरा साथ मिलता है परिवार वालों का। बिल्कुल। हम अपने चर्चा को जारी रखेंगे। दर्शकों, हम किसी काम में तभी सफल हो सकते हैं जब हम मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से स्वस्थ होते हैं। हमारे लिए स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है और स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग करना अति आवश्यक है। योग हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता है और हमारे शरीर को मजबूत रखता है। आइए देखते हैं आज योग बिहान में क्या है खास। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार बिहान के इस योग सेगमेंट में। मैं कुमार शानू। आज हम बात करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन के बारे में और उनसे होने वाली बेनिफिट्स के बारे में। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने से हमारे स्पाइन को बहुत ही अच्छा ट्विस्ट मिलता है, हमारे स्टमक के जितने भी विकार प्रकार हैं उनको एकदम डिटॉक्स करता है। जो भी लोग बैठ के काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर पे 9 to 5 जिनका भी बिजनेस हो, जॉब हो, जो भी बैठ कर काम करते हैं, उनके लिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि स्पाइन में अगर आपको पेन है तो स्पाइनल ट्विस्ट से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो आइए हम देखते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन और उनके फायदों के बारे में। चलिए अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अपने राइट एंकल को उठाकर लेफ्ट नी के बगल में रखेंगे, अपने लेफ्ट पैर को अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को घुटने पे रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे, स्टमक की तरफ पूरा पुश करेंगे और राइट हैंड को पीछे की तरफ पूरा ट्विस्ट करते हुए स्पाइन को पीछे की तरफ स्ट्रेट रखेंगे, अपने स्पाइन को सीधा रखेंगे और नेक को पूरा पीछे की तरफ टर्न करेंगे, एकदम स्ट्रेट। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने से अगर आपको किसी भी तरह का स्टमक में, पेट में दिक्कत है तो सारे दिक्कत को दूर करता है, आपके स्पाइन को स्ट्रेच देता है, आपके शोल्डर्स को स्ट्रेच देता है और आपके नेक पेन में रिलीफ देता है। नाउ स्लोली वापस दोनों पैर को स्ट्रेट करेंगे स्लोली। नाउ लेफ्ट लेग उठाकर राइट नी के बगल में रखेंगे, राइट पैर को अंदर की तरफ मोड़ेंगे। नाउ राइट एल्बो से लेफ्ट नी को अंदर की तरफ, स्टमक की तरफ पुश करेंगे पूरा एकदम, और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ रखेंगे, स्पाइन को पूरा स्ट्रेच करते हुए नेक को पीछे की तरफ पूरा एकदम स्ट्रेट रखना। अपने स्पाइन को लोअर बैक पेन में आराम देता है, आपके हिप जॉइंट्स और बैक में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, आपके चेस्ट, अपर बैक एंड आउटर थाई, जो बाहर का थाई एरिया है, सब में स्ट्रेच पहुंचाता है, एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेच देता है, आपके बटॉक्स को स्ट्रेंथन करता है। नाउ स्लोली वापस आएंगे, एकदम आराम से दोनों पैर को सीधा करेंगे, रिलीज करते हुए हाथों को। तो अभी आपने देखा अर्ध मत्स्येंद्र आसन और उनके बेनिफिट्स। तो हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए आसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सोमा आनंद जी से। मैम, किसी भी स्किल में ट्रेंड होने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसमें अच्छा करने के लिए, दक्ष होने के लिए सीखने की ज़रूरत होती है। तो क्या आपने पेंटिंग की कोई स्पेसिफिक कहीं से ट्रेनिंग ली तो फिर कहाँ से? जी, देखिए, हालांकि मेरे पास आर्ट की कोई डिग्री नहीं है, पर सीखना तो हम आर्टिस्टों का एवरीडे चलता ही रहता है। हम अपने हर काम से सीखते हैं और हर काम के साथ ग्रो करते हैं। तो कहते हैं ना कि ये सीखने का मतलब कोई लिमिट नहीं है, कहीं अंत नहीं है। किसी चीज़ का नॉलेज को ग्रैब करने का कभी कहीं अंत नहीं है। हाँ, अंत ही नहीं है। तो हम लोग जितनी पेंटिंग्स बनाते हैं अपने कैनवस के साथ ग्रो करते हैं। तो जैसे जैसे मैं पेंटिंग्स करती आई थी, शुरुआती में जैसे बच्चे करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, सीनरीज करते हैं। आपने देखा होगा कि एक टिपिकल सीनरी होती है, पेड़, पहाड़, नदियों वाली, वो सब बच्चे करते हैं। तो मैंने भी कभी ना कभी किया ही होगा। तो वो सारी पेंटिंग्स करते करते फिर मैं लोगों की पेंटिंग्स, मतलब बड़े आर्टिस्टों की पेंटिंग्स देखती थी। यहाँ पटना में भी कभी कभार एग्जीबिशंस वगैरह देखने का, मतलब मेरे इनिशियल ईयर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो मैं जब देखती थी तो मुझे लगता था कि वाह, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या हम लोग उस लेवल पे जा सकते हैं या नहीं। तो स्किल्ड होना तो ज़रूरी है। हालांकि मेरे पास नहीं है डिग्री, मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, पर वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है। तो अगर ये कहें कि जो आर्ट कॉलेज जो बच्चे जा रहे हैं, जो सीख रहे हैं, तो वो 5 साल जो है उनको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को, मीडियम्स के बारे में बताया जाता है, टेक्निक्स बताया जाता है और प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। तो सीखना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो और जो लोग इस जगह से नहीं आते हैं तो उनका स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा होता है। हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब बार बार सीखने के लिए। वो समय, वो जो एक माहौल जो आर्ट कॉलेज में मिलता है, उससे कहीं ना कहीं तो मतलब मैं वंचित रह गई हूँ। तो वो स्किल होना तो बहुत बहुत फ़ायदे की चीज़ है और बहुत कारगर होता है। मैम, भले ही आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना ली हो, आप वंचित रह गई हो इससे, पर उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर अपने कला को और निखारने के लिए लगातार कोशिश करते हैं, तो आप उस कला में निपुण हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बिहार की बात करें तो बिहार की चित्रकला में मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग यहाँ की प्रमुख पेंटिंग्स हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पेंटिंग्स में इनकी झलक देखने को मिलती है? जी, नामिका जी, मैं खुद भी मिथिला रीजन से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो गांव है वो मधुबनी ज़िला पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिथिला पेंटिंग, जिसको पॉपुलरली मधुबनी पेंटिंग्स भी कहते हैं, तो वो हमारे साथ, हमारे एक लाइफ का एक अंग जैसा होता है, हमारे साथ रचा बसा होता है। हम जो भी पूजा वगैरह करते हैं तो उसमें ऐपन देते हैं। हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है तो कोबर बनता है, अलग अलग चित्र बनता है। तो ये चीज़ें जो बचपन से चली आ रही थी, मैंने अपने दादी नानी को देखा, अपनी माँ को देखा करते हुए, तो ये हमारे अंदर जो है ना, वो कहीं ना कहीं आके बस जाती है। और भले ही मैं समकालीन कला में काम करती हूँ, कंटेम्प्रेरी आर्ट मेरा पैशन है, पर मेरे कैनवस पे ये मिथिला पेंटिंग्स के जो स्टाइल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके बेसिक चीज़ें हैं, वो हर कैनवस पे विजिबल है। मेरी हर पेंटिंग में मिथिला पेंटिंग्स के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो प्रॉम्प्ट रूप से विजिबल होते हैं। जी जी जी, जैसे कि आपने भी बताया, आप मधुबनी से बिलोंग करती हैं। हमारे जगह का असर हम पे पड़ता है, हमारे आसपास के वातावरण, आसपास के समाज, लोग, उनका असर और उनसे सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। हम इसी तरीके से सीखते हैं, देखकर सीखते हैं, समझकर सीखते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे मैम। पेंटिंग की बात करें तो कई तरह के पेंटिंग्स होते हैं, जैसे वाटर कलर से पेंटिंग की जाती है, ऑयल पेंटिंग होता है, सैंड पेंटिंग होता है, एक्राइलिक पेंटिंग होता है। तो आपका पसंदीदा मीडियम क्या है पेंटिंग का, वो हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी अनामिका जी, पेंटिंग से ही आपने कहा कि बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, और अभी जो नया एज आया है, नए जो एरा की जो पेंटिंग्स है, उसमें काफ़ी ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नई नई चीज़ों के साथ लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हमारे आसपास की चीज़ें हैं, उनको उठा करके लोग काम कर रहे हैं। मेरा पसंदीदा, हालांकि मैंने बहुत सारा काम किया है
वाटर कलर में भी, एक्रेलिक्स में, इनिशियल ईयर्स में जब मैं खुद को सिखा रही थी, सीख रही थी, आसपास के वातावरण से ग्रैब कर रही थी, तो बहुत सारी चीज़ों में मैंने काम किया। मैंने वाटर कलर में काम किया, स्केचेस में किया है, पेंसिल कलर्स यूज़ किया मैंने, एक्रेलिक्स किया। लेकिन मेरा अभी जो पसंदीदा मीडियम है वो एक तरह से मिक्स मीडिया आप कह सकते हैं। मेरी पेंटिंग्स में एक्रेलिक्स होते हैं, ऑयल होते हैं और चारकोल का मैं काम करती हूँ। ये जो चारकोल है वो जो मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट मीडियम बन चुका है। मैम चारकोल पेंटिंग क्या दर्शकों जी को जी बताएंगे? बिल्कुल। चारकोल जैसे कि आप कह सकते हैं कि चारकोल से एक कोयला सा आ रहा है। जो लोग आर्ट फील्ड से नहीं हैं उनको नहीं आइडिया, उनको सोचते चारकोल क्या है। चारकोल के बारे में अभी फेस वॉश और पता नहीं क्या क्या सब निकलता रहता है, पर ये हमारे मीडियम है जो ये वुड चारकोल होता है ना, वो एक तरह का ब्लैक पाउडर फॉर्म में भी आता है, स्टिक फॉर्म में भी आता है, पेंसिल फॉर्म में भी आता है। तो उससे लोग ड्राइंग्स करते हैं, पेंटिंग्स करते हैं, उसको अपने पेंटिंग्स में यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से। तो मेरा भी जो अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है उसमें ये चारकोल एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल प्रॉम्प्ट रहते हैं और मुझे इनको यूज़ करना बहुत पसंद है। ओके ओके ओके। जैसे कि आपने बताया कि एक कलाकार का जो हृदय होता है कोमल होता है और वो जो अपने मन में सोचते हैं वही अपने पेपर पे, चित्रों पे उतारते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे कलाकारों की पेंटिंग्स देखते हैं तो उसमें काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं, विविधता होती है, किसी में कम भी होती हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब अपनी पेंटिंग्स बनाती हैं तो उसमें क्या वैरायटीज़ होते हैं? क्या आपकी कोई एक स्पेशल थीम होती है बनाने की, या फिर आप भी वैरायटीज़ में, वेरिएशंस में पेंटिंग बनाती हैं? और वो जो थीम होती है वो क्या होती है, दर्शकों के साथ शेयर करें। बिल्कुल। मेरी पेंटिंग्स जो होती है मोस्टली फिगरेटिव होती है और विमेन सेंट्रिक होती है। मैं स्त्रियों को लेके चित्रण करती हूँ। मेरे आमतौर पे मेरे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो स्त्रियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये मेरा पसंदीदा एक टॉपिक आप कह सकते हैं कि मैं उनके साथ काम करती हूँ और उन चीज़ों को लेकर के चलती हूँ जो हमारे अंदर जो संवेदनाएं उमड़ती हैं, जो हम आसपास अपनी चीज़ों को देखते हैं, घटते हुए देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर करती है। तो वो चीज़ें मेरी पेंटिंग्स में झलक जाती है। और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि आमतौर पे कहा जाता है कि स्त्रियाँ हैं, सुंदर हैं, गोरा रंग है। एक गोरे रंग को लेकर के हमारे सोसाइटी में, हमारे लोगों में एक ऑब्सेशन सा है। सुंदरता का, बिल्कुल सुंदरता का मापदंड बना के लोग चलते हैं कि गोरी लड़कियाँ हैं। पर मेरी जो स्त्रियाँ हैं जो मैं कैनवस पे काम करती हूँ उनको मैंने नीला रंग दिया है। और नीली होती स्त्रियाँ जो हैं वो मेरा एक सीरीज़ है। मेरी सारी स्त्रियाँ जो भी फीमेल कैरेक्टर्स मैं गढ़ती हूँ उनको मैंने नीला रंग दिया हुआ है। तो इस तरीके से काम करना मुझे बहुत पसंद है और मैंने कई सीरीज़ पे काम किया हुआ है जिनमें स्त्रियाँ तो हैं ही प्रमुखता से, और भी चीज़ों को मैंने लिया है। तो मैं इन्हीं पे काम कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत मैम। हम अपने चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। दर्शकों, आपको बताएं, प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो प्रकृति पर आधारित होती है। इसकी मदद से बड़ी रोग को भी ठीक किया जा सकता है। आइए इस पर और जानकारी लेते हैं। आज मैं आपको कैंसर के लिए बताने आई हूँ कि कैंसर क्या है, क्यों होता है और इससे बचने के उपाय। कैंसर का नाम सुनते ही लोग इतना डर जाते हैं कि आधी ज़िंदगी लगता है कि अब समाप्ति होगी। ऐसी बात नहीं है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अब अगर थोड़ा सा भी अवेयरनेस बन रखेंगे तो हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। कैंसर सिर्फ हमारे शरीर में आता तब है जब हमारे शरीर के सेल्स को लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो बाहरी जो कैंसर के सेल्स हैं वो हमारे बॉडी में पनपना शुरू करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए
अगर हम आयुर्वेद तरीके से अपने आप को, जो जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जानने की ज़रूरत है कि हम उस तरह से जीने लगते हैं, तो इससे हमारा बचाव होता है। हमारे आसपास में जितने भी पौधे हैं, हर पौधे में कुछ न कुछ ऐसा तत्व है जो हमें किसी न किसी बीमारी से बचाता है। जैसे कैंसर जैसे चीज़ को हम अपने सेल को मजबूत करने के लिए अगर हम बेल का पत्ता का सेवन करते हैं, सुबह में खाली पेट में बेल के पत्ते का रस अगर हम डालते हैं, तो हमारा जो बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि वो सेल्स जो है वो तेज़ी से ग्रो करता है और वो काफ़ी मजबूत होता है, ताकि किसी भी तरह का हमारे अंदर जो सेल आएगा उसे वो मार देगा। हमारा रहन सहन पश्चिमी सभ्यता से मैच कर रहा है और उस तरह से उस मैच के कारण हमारे बॉडी में टॉक्सिन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है। उस टॉक्सिन को हटाने के लिए हम ऐसा कुछ नहीं करते और वही मेरे बॉडी में जाके फिर कैंसर का रूप लेता है। कैंसर है क्या? जैसे कहीं भी टॉक्सिन अगर हमारे बॉडी में पनपने लगता है, वो किसी एक जगह जाके जमा होता है। वो जो ही जमा होता है वो हार्ड रूप में ट्यूमर का बनता है, और जब ट्यूमर कुछ दिन होता है तो उसमें कैंसर का डिजीज़ पनपता है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन आ रहा है हम उसको निकालें। उसको निकालने के लिए कुछ जड़ी बूटियों का सेवन है, जैसे कि अजवाइन है, लौंग है, दालचीनी है, ब्राह्मी है। ये सब चीज़ों का अगर दूध के साथ सेवन लेते हैं तो हमारा टॉक्सिन डे टू डे निकलता चला जाएगा। हम टॉक्सिन से बचते हैं तो हम कैंसर से बचते हैं। यदि किसी कारणवश हमें डायग्नोसिस होता है कि हमें कैंसर है, तो हमें डरना नहीं चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम में यदि कैंसर को पहचान लेते हैं और उसका इलाज कराते हैं तो आपका कैंसर क्योर होना ही होना है। जैसे कि तंबाकू का कैंसर इंडिया में सबसे ज़्यादा है, वो सिर्फ तंबाकू के ही कारण होता है, जो कि मुंह का कैंसर कहते हैं उसे। उससे बचने के लिए हमें तंबाकू से दूर होना होगा। अब यदि हमें तंबाकू की आदत लग गई है तो उसे छुड़ाने के लिए या तो हम पॉकेट में हमेशा भुना हुआ सौंफ लेके चलें। सौंफ लेने से क्या होगा, वो सौंफ खाने से आपके अंदर का टॉक्सिन भी निकलेगा और तंबाकू खाने की प्रवृत्ति भी आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। रात को सोने से पहले नीम का 5-6 पत्ता ले लें, उसे अच्छी तरह से धो लें और उसे चिबा के सो जाएं। जब आप उसे चबाएंगे तो सुबह उठ के आपकी को तंबाकू खाने की इच्छा नहीं होगी, आप उससे बचने लगेंगे। धीरे धीरे आप तंबाकू से दूर होंगे, आपका सुरक्षा मुंह का होगा, आपका बॉडी भी सुरक्षित होगा। रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हमें एसी में रहना है, थोड़ा लेट उठना है, थोड़ा लेट सोना है, ये सब से हम बच नहीं सकते। हमारा कार्य ऐसा है कि हमें ये करना ही करना है। इसके बचाव के लिए हम ग्रीन टी का सेवन करते हैं। सुबह उठ के अगर हम ग्रीन टी लेते हैं तो उससे जो बॉडी में टॉक्सिन आता है वो देखेंगे कि आपको रोज़ आप अनुभव करेंगे कि वो टॉक्सिन आपका बाहर जा रहा है। इसका आपको खुद ब खुद पीने पे आपको लगेगा कि हाँ, कुछ मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है। जिस तरह से अभी वायरल जो क्या है, अब इसी वायरल फीवर से अगर कहीं आपके अंदर टॉक्सिन बहुत जमा है, ट्यूमर है, उसमें अगर वायरल फीवर होते होते वहीं से जर्म्स पकड़ता है आपको, जिसके बचाव के लिए जैसे अगर हड्डी का आपको कैंसर होता है, उसमें आप बेलपत्र की पत्तियां उसमें बहुत कारगर है। लहसुन का अगर आप सेवन हमेशा करते हैं तो कभी आपको जोड़ों का दर्द, कैंसर ये हो ही नहीं सकता। इसलिए लहसुन का सेवन, जो कि हमारे किचन में ही सारी चीज़ें हैं, हम थोड़ा सा अपने आप को अगर देख के चलें, जान के चलें, तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत सुरक्षित करती है। जैसे टमाटर का जूस, जिसे हम जूस अगर बना के पीते हैं तो उससे भी हमारे सेल्स मजबूत होते हैं। चूँकि वो रेड सेल्स होते हैं, वो काफ़ी मजबूत होते हैं। इससे अगर हमारे अंदर रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता हम स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं तो हमें किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
कार्यक्रम बिहार बिहान में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सोमा आनंद जी से। मैम, अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे, आप अपनी पेंटिंग में एक स्पेसिफिक कलर डालती हैं, उसके बारे में और विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल अनामिका, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मुझे नीला रंग बहुत पसंद है और मेरी जो स्त्रियां हैं, जो फीमेल कैरेक्टर्स मैं गढ़ती हूँ, उनको मैं नीला रंग देती हूँ और नीली होती स्त्रियां मेरी पसंदीदा कृतियों में से एक है। तो ये नीला रंग चुनने के पीछे भी मेरे अपने कुछ थॉट्स हैं, कुछ अपने फीलिंग्स हैं। एक तो ये नीला रंग शांति का प्रतीक होता है, हमारा समुंदर नीला है, पानी को हम नीला रूप देते हैं। जब भी बच्चे, आसमान का रंग नीला है तो वो फैलाव है, वो गहराई है नीले रंग में, एक शांति है नीले रंग में। और नीला रंग जो है एक और मायने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो महादेव हैं उनका रंग नीला है, तो उनका रंग नीला कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक जो है कहानी है, एक लोक कथा है कि उन्होंने अमृत मंथन के समय विष को पी लिया था और वो नीलकंठ कहलाए और उनका रंग नीला हुआ। तो हम स्त्रियां जो हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा विष पीती रहती हैं, उन चीज़ों को अपने अंदर वो ग्रैब करती रहती हैं। तो भले हम बाहर से अलग अलग रूप रंगों में दिखें, गोरे सांवले गेहूं है, अनेकों रंग है, पर हर जो स्त्री है ना, वो हम अंदर से कहीं ना कहीं नीले ही हैं। तो मेरी नीली होती स्त्रियां जो हैं वो इसलिए नीले रंगों में ढलती हैं कि उन्होंने बहुत सा विष पिया है, फिर भी वो समंदर के समान गहरी हैं, आकाश के समान विस्तृत हैं और एक उनके अंदर ठहराव है, एक उनके अंदर शांति है। तो इन सब कैरेक्टर्स को मैं नीला रंग देती हूँ। बहुत खूबसूरत बात कही अभी आपने कि जो महिलाएं हैं वो थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर विष पीती रहती हैं। अगर हम देखें, घर के कामों में इतनी उलझी रहती हैं, बिल्कुल अपने करियर को छोड़ के दूसरों के करियर को बनाने में लगी रहती है, तमाम कामों में दूसरे को खुशी देने में लगी रहती है, बट खुद का ध्यान नहीं रखती, अपनी खुशी का कभी ख्याल नहीं रखती। और आप वो सब चीज़ें अपने चित्र के जरिए दिखाती हैं। बहुत ही खूबसूरत मैम। जी जी। अभी आपने बताया आप वुमेन सेंट्रिक पेंटिंग्स करती हैं, तो जब आप उसको पेपर पे ढालती हैं, जब उसे पिरोती हैं, उस वक्त क्या विचार, क्या भाव आपके मन में चलते हैं जब आप अपने पेंटिंग्स को बनाती हैं? तो कुछ बताएं। देखिए अनामिका, जब भी मैं काम करती हूँ या मैं सोचती हूँ कि मैं कोई पेंटिंग्स बनाऊंगी, तो ज़्यादातर क्या होता है कि मेरे अंदर जो विचार क्या होता है कि हम लोग आर्टिस्ट या कोई भी क्रिएटिव लोग या जनरल भी कह सकते हैं, कोई भी हैं, भले हम कभी शांत बैठते हैं, चुप बैठे होते हैं, पर हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं, कुछ न कुछ हलचल चलती रहती है, कुछ न कुछ चलता रहता है। तो जो क्रिएटिव लोग हैं, जो आर्टिस्ट लोग हैं, तो उनके अंदर भी ये हलचल जो अंदर है वो पूरे टाइम चलती रहती है कि हम ये काम करने वाले, हमें ये टॉपिक लेना, हमें ये करना है। कहीं हम जाते हैं, किसी से बात करते हैं, थोड़ा भी प्रभावित होते हैं, तो वो चीज़ें हमारे मन में आती हैं, हम इस पे काम कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा मुद्दा है, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा थॉट है। तो ये कंटिन्यूअस ये चीज़ें हमारे अंदर भी चलती रहती है। तो इन्हीं चीज़ों से जो टॉपिक्स हैं, जो मेरे जो पेंटिंग्स के थीम्स हैं, वो सब निकल के आते हैं। तो मैं स्त्रियों पे तो काम करती ही हूँ, स्त्रियों को हालांकि मेरे फैमिली, मेरी जो अपनी परवरिश हुई है, वो इवन कि इन लॉज, मेरी जॉइंट फैमिली में शादी हुई है, सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला, तब भी मैं आज इस मुकाम पे हूँ। मेरे घर के सारे लोग बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए एकदम प्रमोट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा है, अच्छे फैमिलीज़ में देखा है। मैं सिर्फ यहाँ गांव की उन औरतों के बारे में नहीं कहूँगी कि जिनको मौका नहीं मिला या दबाया कुचला गया, पर मैंने अच्छे फैमिलीज़ में देखा है जो फीमेल्स हैं ना, उनको उनके मन का नहीं करने देते हैं। अगर वो कुछ नया करने का सोचती हैं तो मतलब लोग सीधे तरीके से नहीं रोकते हैं, पर कुछ कह के उनका मनोबल बहुत तोड़ते हैं। घर के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते या मतलब उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं, उनको थोड़ा भी अपना वो नहीं देते हैं, अपना संबल नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत जगह देखा, अपने दोस्तों को देखा है, आसपास के लोगों को भी देखा है। तो ये सब चीज़ें भी मेरी पेंटिंग्स में आती रहती है। तो मेरी पेंटिंग्स में मैंने दिखाया कि विमेन जो है वो फैमिली एपिसेंट्रिक हैं, वो फैमिली का आधार है, उनसे ही परिवार है। बच्चे जो हैं
ठीक है, माँ बाप दोनों ज़रूरी होते हैं, पर उनके जो पहली शिक्षक होते हैं वो उनकी माँ ही होती हैं। जो संस्कार है वो माँ के थ्रू ही जनरेशन टू जनरेशन जाता है। बहुत खूबसूरत बातें आपसे हो रही हैं। हम अपने चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा विराम। आप बने रहिए बिहार बिहान के साथ, हम जल्द हाजिर होते हैं। कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं सोमा आनंद जी से। मैम, अभी आपने बताया आप वुमेन सेंट्रिक पेंटिंग्स बनाती हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे थीम्स हैं जिस पे आप अपने पेंटिंग्स बनाती हैं? जी बिल्कुल अनामिका जी, विमेन सेंट्रिक तो हालांकि मेरा फेवरेट टॉपिक है ही, पर हम आर्टिस्ट लोग कई सीरीज़ों पे काम करते हैं। तो एक सीरीज़ मेरी है जो मैं बिहार से यहाँ के जो लोक संस्कृति कल्चर है, यहाँ के जो पर्व त्योहार है ना, उनको लेकर के मैं काम करती हूँ। तो एक सीरीज़ मेरा पसंदीदा वो भी है जिसे मैंने नाम दिया है प्रोफेस टू नेचर। मतलब हम जो नेचर से ले रहे हैं उसके बदले जो ग्रैटिट्यूड हमें उन्हें देना चाहिए। तो वो इस सीरीज़ का मेरा नाम है। और इस पे मैंने जो बिहार के जो हमारे लोक पर्व हैं, जैसे छठ हैं, सामा चकेवा है, जूर शीतल है, वट सावित्री है, तो इन सब चीज़ों पे मैंने काम किया है, मैंने पेंटिंग्स बनाई है। और इन पेंटिंग्स के थ्रू मैं बताना चाह रही हूँ कि कैसे हमारे मतलब पुराने समय में हमारी जो दादी नानी थी या उनसे भी जनरेशन पीछे, जो इतने साइंटिफिक टर्म्स नेचर कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन के बारे में भले नहीं जानती थी, पर इन चीज़ों को उन्होंने लोकाचार में, पर्व त्योहार में गढ़ लिया था, जिससे हमारी जो संस्कृति के साथ साथ हमारे पर्यावरण की भी रक्षा हो सके और ये जो चीज़ें हैं हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास हो सके। क्योंकि हमारे यहाँ जो कल्चर है कि अगर हमारे परिवार में ये फलाना पर्व हो रहा है तो जो बहू बेटी हैं उसको वो कंटिन्यू करें, आगे तो हाँ बिल्कुल। तो इस आगे बढ़ाने वाली परंपरा में कहीं ना कहीं हम पर्व भी मनाते हैं और हमारा जो नेचर के प्रति जो ग्रैटिट्यूड है वो भी हम देते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। हम चाहेंगे अगर आप कुछ पेंटिंग्स हमारे दर्शकों को दिखाएं। हाँ बिल्कुल, हालांकि मेरी पेंटिंग्स बड़े साइज़ की हो तो उनको लाना यहाँ पॉसिबल नहीं था, पर मैं कुछ प्रिंट्स लेकर के आई हूँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ। बेशक। जैसा मैंने बताया था कि मैंने छठ पे काम किया है, बहुत ही खूबसूरत। तो ये छठ पे जो मेरा काम है इसमें आप देखेंगे कि मोस्टली यंगस्टर्स ये जो हैं, ये औरतें जो हैं ये नई एज की हैं। तो वही मैं यहाँ बता रही थी कि जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन जो हमारी ट्रेडिशन जा रही है, वो किस तरह से ये जो नई जनरेशन है वो इंथुजियाज्म होके वो बहुत उत्साहपूर्वक इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। बहुत सही बोला आपने, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, ये जुड़ शीतल, ये भी पर्व के ऊपर ही मेरी पेंटिंग है। जुड़ शीतल है जो वैसाखी के समय मनाया जाता है। ये मिथिला का एक पारंपरिक त्योहार है। अच्छा। इसमें पानी बचाने का संदेश जो है ना वो बहुत प्रचुरता से दिया जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ के जरिए प्रकृति को कैसे संरक्षित रखें, हाँ, ये भी संदेश आपकी पेंटिंग के बिल्कुल जरिए। बिल्कुल बहुत ही सुंदर। बिल्कुल। तो यहाँ मैंने घड़ों को दिखाया है। उन दिनों बहुत तपिश होती है धूप में, तो तुलसी चौड़ा के ऊपर ना पंसिल्ला बांधते हैं जिससे बूंद बूंद पानी टपकता है, तो वो मैंने दिखाया है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मिथिला पेंटिंग्स के अवयव, यहाँ मैंने सूरज जो है उसको कंटेम्प्रेरी फॉर्म में नहीं लिया, उसको मैंने मिथिला पेंटिंग्स में ही दिखाया है। हाँ जी जी। ये मेरी एक बिल्कुल, ये मेरी एक अलग पेंटिंग है। ये खिड़कियां हैं, जो बदन से रूह तक खिड़कियां बनानी हैं, अपने अंदर कई सीढ़ियां बनानी हैं। तो हमारे अंदर जो विचार है, हमारे अंदर जो थिंकिंग्स है, जो चीज़ें हैं, उनको किस तरह हम बाहर लाएं, वो अलग अलग कपाटों में जो बंद है उनको खोलना है, अपने आप को कैसे हमें बढ़ाना है, तो वो इन चीज़ों को दर्शाती है। इसलिए इस पेंटिंग में कई छोटी छोटी खिड़कियाँ और उसके पल्ले खुलते बंद हो रहे हैं। कहने का मतलब है जो मन की खिड़कियां हैं, जो हम बंद करके रखते हैं, अंदर दबा के रखते हैं, हाँ, उसे आजादी से खोलें, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल, हम आजाद हो सके, आगे बढ़ सके, आगे खुल बढ़ सके। हाँ। बहुत सुंदर संदेश, बहुत ही सुंदर।
फिर मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने बिहार के संस्कृति, यहाँ के जो महानुभाव है उनके ऊपर भी काम किया। ये आम्रपाली की मैंने पेंटिंग बनाई है। और ये सीरीज़ में मैंने जो काम किया है ना, तो जो भी हमारे महानुभाव हैं उनको एक गेम के साथ मैंने लिया, ये गेम सीरीज़ में। तो यहाँ आप सांप सीढ़ी देख रही होंगी। तो आम्रपाली के जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव थे। जब वो एक नगर वधू थी तो उन्होंने बहुत सुख ऐश्वर्य देखा, तो ये सीढ़ियाँ उसकी प्रतीक हैं। पर एक समय आया जब वो सब उनका वैभव खत्म हो गया, वो अनेक रोगों से ग्रस्त हो गई। तो ये सांप जो है ना, हमारे पाप, हमारे कर्मों का हिसाब दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम गर्त में वो गई। और उन्होंने फिर अल्टीमेटली बुद्ध भगवान के अंदर अपना जो है, अपना सोलास, अपना सॉलिट्यूड ढूंढा और उनके शरण में वो चली गई थी। मैं बहुत खूबसूरत मैसेज है कि अगर हम इसको एक इंसान के जीवन से जोड़े तो कैसे एक इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव, खुशी आता है, हाँ, फिर गम हाँ, आता है, इसी से होते हुए हमें जी, गुजरना होता है। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपकी पेंटिंग के एक केटल सीरीज पे भी मैं अभी काम कर रही हूँ। 4-5 वर्क मैंने यहाँ लिया है। यहाँ केटली को मैंने दिखाया। ये केटली जो है ना, ये आम जीवन को, चाय जो है हमारी लोकचार, हमारी आम चीज़ों को दर्शाता है। हम जब थकान में होते हैं तो चाय चाहते हैं, जब खुश होते हैं तो चाय चाहते हैं, जब 4 लोग बैठते हैं तो हमें चाय की ज़रूरत पड़ती है। एक तरह से देखिए तो ये हमारा कंपेनियन है। बिल्कुल, हाँ। चाहे तो, हम 2 लोगों के बीच हो या हम अकेले। हाँ, लोगों को ये बांधती है और हमारे अकेलेपन की भी साथी होती है। तो इस चाय को, इस केटली को लेकर के मैंने काम किया है। केटल सीरीज में मेरी पेंटिंग्स हैं। इस पे हाँ, बुद्धा के ऊपर भी मैंने काम किया है। बुद्ध भगवान हमारे बिहार के हाँ बिल्कुल शांति के प्रतीक हैं। और किस तरह मोह, माया, लोभ, ये सारी जो इच्छाएं हैं उसको दमन करके अपने आप को किस तरह से शांत और सुदृढ़ रखें, इसका संदेश हमें बुद्ध भगवान देते हैं। बहुत तो ये मेरी पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत है और हर पेंटिंग्स आपकी बहुत गहराई वाली बात बताती है, बहुत गहराई वाली मैसेज देती है। जी, इन्हीं तरीके से अलग अलग सीरीजों पे मैं काम करती रहती हूँ। बहुत सुंदर मैम। हम अपने बातों को जारी रखेंगे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा विराम। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए बिहार बिहान के साथ। हम जल्द हाजिर होते हैं। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं सोमा आनंद जी से। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, इस अभी के जनरेशन में, इस बदलते समय में, जहाँ कला का परिभाषा बदल रहा है, कला का रूप बदल रहा है, तो ऐसे में आप अपने पेंटिंग्स में चित्रकला को बदलते समय के साथ किस तरह से ढालती हैं, क्या बदलाव करती हैं ताकि वो समय के साथ बदल सके, आगे बढ़ सके? कुछ बताएं। हाँ, देखिए अनामिका जी, काम तो हम लोग जो ट्रेडिशनल मीडियम्स हैं उनके साथ करते हैं, कैनवस पे करते हैं, पेपर पे करते हैं और अलग अलग चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे मैंने बताया कि मैं पहले पेंटिंग्स एक्रेलिक्स, ऑयल करते करते चारकोल मेरा पसंदीदा मीडियम बन गया, उसको मैं यूज़ करती हूँ। एक मैंने सीरीज़ पे काम किया था कोरोना टाइम में, लॉकडाउन के समय, जिसको मैं कंटिन्यू अभी भी करती हूँ। उस टाइम पर क्या हुआ था कि जब सारे मार्केट्स बंद थे, ऑनलाइन डिलीवरीज बंद थी, तो हमारे पास कैनवस का थोड़ा अभाव था। तो लेकिन पेंटिंग्स तो करना तो हम तो रोज ही करते हैं और हमें करने का तो मन है ही। एक कलाकार तो अपनी कला से दूर रह नहीं सकता। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल नहीं। एक दिन भी कोशिश तो हमारी यही रहती है कि हर दिन काम करो और हर दिन हम बैठते ही हैं अपने कैनवस पे। तो उस टाइम पे मैंने जो स्क्रैप प्लाईज हैं, जो प्लाई के टुकड़े हैं, जो ज़्यादातर लोग अपने घर में कुछ बनवाया, लकड़ी का काम किया, छोटे छोटे, जो उसको हटा देते हैं, तो उसको लेकर के मैंने एक बर्न्ट पेंटिंग सीरीज़ काम किया था। मैं उसके ऊपर पेंटिंग करती थी और चूंकि वो टेढ़े मेढ़े से प्लाईज थे तो उनके एजेस को मैं जला लेती थी। तो एक बड़ा एस्थेटिक सा, मतलब अपीलिंग एक लुक आया उस पेंटिंग से और वो पेंटिंग बहुत अप्रिशिएट हुआ। मेरी एग्जीबिशन हुई थी, मेरा एक सोलो हुआ था, उसमें भी उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो पेंटिंग है वो आपको जो चीज़ों को रिसाइकल, अपसाइकल करने का भी एक संदेश देता है। तो बहुत से आर्टिस्ट हैं, हमारे जैसे आर्टिस्ट हैं, वो ऐसी चीज़ों को, मीडियम्स को अपने काम में ले रहे हैं, कंटेम्प्रेरी विधा में ले रहे हैं, जिससे ये अपसाइकलिंग होता रहे और वेस्टेज जो है वो कम से कम हो।
बहुत खूबसूरत बात कही आपने मैम। आपने भी ट्रेडिशनल पेंटिंग की बात की, आपसे जानना चाहेंगे जहाँ की आप कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स बनाती हैं, तो आपको कुछ ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि उस कंटेम्प्रेरी पेंटिंग में कुछ झलक ट्रेडिशनल पेंटिंग्स की भी डाले, ट्रेडिशनल साइड की भी डाले? कितना ज़रूरी समझती हैं आप इनका प्रेजेंट होना पेंटिंग्स में? जी बिल्कुल अनामिका जी, जो हम लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं जो भी कंटेम्प्रेरी मीडियम्स में काम करते हैं, पर शुरुआत उन्होंने हमने थोड़ा ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ किया था, और ये ट्रेडिशन, ये जो कल्चर है, ये एथिक्स जो है वो हमारे साथ साथ चलता है। जो भी जैसे हमारे एक आर्टिस्ट कंसेप्शन है कि आर्टिस्ट हैं पेंट करते हैं, वो ऐसा नहीं है। हम आर्टिस्ट पढ़ते भी उतना ही हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, आर्टिस्ट लेखकों के साथ जुड़े रहते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम्स में भी जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ में चलती है और तब एक पेंटिंग की रूपरेखा तैयार होती है। तो कहते ही है ना कि जो क्रिएटिव लोग हैं वो हर मामले में क्रिएटिव होंगे, उनकी रुचि गाने में भी होगी, संगीत में भी होगी, इसमें भी होगी। तो जब हम इन चीज़ों के साथ गुजरते हैं, वो ट्रेडिशंस हमारे साथ चलता है, तो वो हमारी पेंटिंग्स में झलक में आ ही जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जो एक आम आदमी है, जो कला पारखी नहीं है, जो एक साधारण इंसान है, वो अपने आप को किसी पेंटिंग से कैसे जोड़ता है? वो एक मॉडर्न आर्ट से जोड़ने के बजाय अपने आप को ना एक ट्रेडिशनल पेंटिंग से ज़्यादा जोड़ेगा। बहुत सही बात तो बोली ये एलिमेंट्स जो है ना, ये सारे लोगों को हमारी पेंटिंग से कनेक्ट करते हैं। ये बहुत ही अहम बात बोली आपने कि एक साधारण आदमी जिसे कंटेम्प्रेरी पेंटिंग ना समझ में आए, बट वो ट्रेडिशनल वेज में अपने आप को उस पेंटिंग से जोड़ ही लेता है। आप हमें ये बताएं मैम कि पेंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, इसे और जन जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया का क्या रोल है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों ये बहुत को अच्छी बताएं। बात आपने पूछी है अनामिका जी। ये सोशल मीडिया जो है, इसको आप कैसे यूज़ करें, ये बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करें। जैसे हम आर्टिस्ट हैं तो हमारी पेंटिंग्स है, हम बनाते हैं, पर हम उसे दिखाना भी तो चाहेंगे लोगों को। तो जब हम एग्जिबिट करते हैं एग्जिबिशंस में, तो एक सर्टेन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल आ पाते हैं, हमारे फ्रेंड्स, फैमिलीज आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, हमारे शहर के लोग आएंगे, आर्ट लवर्स आएंगे। लेकिन जब हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको शेयर करते हैं, या यूट्यूब हो ये, तो वो जो है हमारे कंट्री के बाहर भी, मतलब कोने कोने में लोगों तक पहुंचता है, तो उनको पता चल पाता कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम किन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे लिए। बहुत सुंदर। जाते जाते संक्षेप में, हमारे पास समय की पाबंदी है, आपसे जानना चाहेंगे जो लोग इस क्षेत्र में, इस कला में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में? बिल्कुल, हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कला है वो एक दिन की बात नहीं है, आपको लगना होगा, इसमें काम करना होगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और बिल्कुल अपना दिल छोटा नहीं करना है कि इसमें कुछ करियर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा करियर स्कोप है, इसके साथ साथ अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हैं, पेंटिंग्स के साथ साथ और भी बहुत क्रिएटिव फील्ड है। तो ये बहुत अच्छा मीडियम, ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन भी है। बहुत सुंदर बात कही आपने। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है। जी। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी खूबसूरत बातें आपने हमसे की, साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। तो ये थी हमारे मेहमान सोमा आनंद, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से हमें बताया कि इस बदलते समय में भी हम कला के साथ जुड़े रह सकते हैं, ज़रूरत है उसे पहचानने की, समझने की। इसी के साथ हमें अपने सुझाव ज़रूर लिख भेजें। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।